Hello all, welcome to the newspaper analysis for 3rd May 2022 for Indian Express. See, today's newspaper, if you talk about it, it consists of information more so ever regarding the Pradhan Mantri Modi's visit to European nations. And in this ongoing Ukraine-Russia war, this visit has got a lot of importance. And if you go to Indian Express, at least around three different articles have been written on the particular news only. You must all know yesterday only for 3 days visit, Mr. Modi went to Europe. He'll be starting from Denmark. Sorry, he started from Germany. Then he'll go to Denmark, and then he'll be going to France then. राइट और इस पूरी कहानी में इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखते हैं तो इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ा है क्योंकि जो यूरोपियन नेशन से दे ऑलवेज बीन लाइक आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू देखा जाए तो सबसे बड़े एक युद्ध को वो झेल रहे हैं। अब उसका बोलेंगे युद्ध को वो नहीं झेल रहे हैं एग्जैक्टली उसके पास में यूक्रेन जो यहाँ पर युद्ध हो रहा है, बट दिस कंप्लीट वॉर हैज लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑन यूरोपियन नेशंस। यूरोपियन नेशन जो है बहुत हद तक यूरोप पर रशिया पर अपने फ्यूल जो होता है उनके लिए जो ईंधन के लिए उस पर डिपेंड करते हैं, राइट। बट इस वॉर के कारण पे उनकी जिस हिसाब से रशिया के साथ जो उनकी रिलेशनशिप है वो चेंज हुई है। एंड देन धीरे धीरे करके उसमें इनको ना चाहते हुए भी उस पर्टिकुलर फ्यूल वाला जो पोर्शन बोला जाए उससे थोड़ा हटना पड़ रहा है। उस ताल्लुक में देखा जाए तो व्हेन रशिया इज गेटिंग क्लोजर टू चाइना, व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन यूरोपियन नेशंस एंड रशिया इज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड उसमें अगर देखा जा रहा है तो वहां पर मिस्टर मोदी विजिट टू दीज नेशंस हैव गॉट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, राइट। तो उसमें अगर हम स्टार्ट करें तो नो विनर इन दिस वॉर, सीरियस इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज, दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय मिस्टर मोदी यस्टरडे when he went to जर्मनी। और जर्मनी में ठीक है, मतलब ये तो स्टेटमेंट तो दिया है, अगर आपने ध्यान किया हो तो कल ही इनका मिस्टर मोदी वाज मीटिंग दी इंडियन सिटीजन्स हु आर इन जर्मनी। सो जो बेसिकली जो मोदी में वहाँ वातावरण हो जाता है उसके बारे में भी वहां पर बताया गया था, राइट। एनीवेज वी कम डाउन टू आवर न्यूज पार्ट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ही हैज गॉन टू जर्मनी गए हैं और वहाँ 3 दिन के विजिट मैंने आपसे कहा है, 3 दिन एग्जैक्टली बोला जाए तो अराउंड 66 आवर्स के लिए ही इज गॉन टू दीज प्लेसेस एंड he'll be meeting various leaders, he'll be meeting various corporate personalities there, he'll be meeting to Indians there and it is going to be a very इसको बोलना चाहिए रैपिड फायर जो बोला जाता है ना, बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा जिसको बोलना चाहिए बिजीनेस उनकी वहां रहेगी, है ना। तो उसमें कहा जाए तो सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि वेंट टू जर्मनी। जर्मनी के वहां के चांसलर जो हैं वो ओलाफ शोल्स। तो ओलाफ शोल्स और मिस्टर मोदी दे स्पोक टू ईच अदर एंड बोथ वर अग्रीड ऑन दिस पॉइंट कि दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन एट ऑल। ये वॉर अपने आप में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस वॉर से किसी को कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। एंड दिस नॉट इंडिया स्टेटमेंट नाउ, इंडिया हैज ऑलवेज बीन ऑन दिस, ये इंडिया का पहले से भी उनका इंडिया का ये मानना है कि दिस वॉर इज नॉट going to be solution in that regard. So Germany Chancellor Olaf Scholz said Monday that he and Prime Minister Modi agreed that borders should not be changed through violence। मतलब देशों की जो ज्योग्राफी है ना बेटा वो वायलेंटली उसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। एंड when Russia has attacked Ukraine, so that simply means Russia wants to annex Ukraine और वो एक violent means से यहाँ की बाउंड्री चेंज करना चाह रहा है और जिसके अगेंस्ट करीब करीब सारे देश थे, राइट। शूल्स हैज सेड दैट ही इनवाइटेड मोदी फॉर G7 समिट। G7 समिट के लिए ये चांसलर शूल्स ने उसने मोदी को इनवाइट किया है। ये G7 समिट जो है वो जून 2022 अगले कुछ महीने में मतलब नेक्स्ट मंथ ही ये होने वाली है। और अगर G7 के बारे में आपको मालूम हो तो G7 में 7 नेशन ऑब्वियसली G7 है, इसमें यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस, ये 7 देश जो हैं वो G7 का हिस्सा होते हैं। और जर्मनी के चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट के लिए अगले साल होने वाली समिट के लिए आमंत्रित किया हुआ है। तो ये जो पहला पोर्शन देखें तो उसमें द मीटिंग बिटवीन जर्मन चांसलर शूज एंड मिस्टर मोदी हेल्ड यस्टरडे एंड व्हाट दे हैव डिस्कस्ड एंड व्हाट जो भी कुछ हुआ है उनके बीच में उसके बारे में न्यूज यहाँ पर आपको बताई गई है। मोस्टली दे वर टोल्ड कि वी आर अगेंस्ट द वायलेंस एंड वी डोंट वांट टू चेंज द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड थ्रू वायलेंस। दिस इज द पॉइंट वेयर दे हैव क्लियरली अग्रीड अपॉन, राइट। आगे बढ़े तो उसमें फिर अगला पॉइंट आता है कि मिस्टर मोदी विल बी गोइंग टू फ्रांस
at last he'll be going to France. मतलब अगर beginning देखा जाए तो he's gone to Berlin, that is capital of Germany. He'll be going to Copenhagen, that is capital of Denmark, and then he'll be going to France, Paris, that is capital of France. So Mr. Modi will be going to France, but जैसे कि हमारे अखबार वालों को कोई ऐसे न्यूज आती है जिसमें हमारे देश का आई डोंट नो, बट कोई नेगेटिव न्यूज भी रहती है तो उसको फ्रंट पेज पे दिखाने में बड़ा आनंद आता है। तो उस ताल्लुक में मिस्टर मोदी इज गोइंग टू फ्रांस, बट बिफोर दैट, जस्ट बिफोर दैट, ही इज गोइंग टू मीट मैक्रोन, द एमिनल मैक्रोन, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो कुछ समय पहले चुने गए हैं। उनसे मिलने के पहले ही वहाँ की कंपनी ने हमारे प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी से मना कर दिया, या दे हैव गॉट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का ऐसा है कि दिस फ्रांसिस कंपनी, नेवल ग्रुप जो वहां पर एक कंपनी होती है, दिस कंपनी वाज अबाउट टू सप्लाई सम सबमरीन्स टू इंडिया। ये जो नेवल कंपनी है, इंडिया को कुछ सबमरीन सप्लाई करने वाले थे। इनफैक्ट सबमरीन लोगों ने कुछ 6 सबमरीन जो है वो पहले सप्लाई किए भी है, राइट। उसमें एक नया वाला प्रोजेक्ट उनको दिया जा रहा था, बट उस प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट होती है इन लोग की, हमारे इंडिया की जो प्रपोल्शन रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट होती है एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन। उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सप्लाई करने में सक्षम नहीं है, तो हम्बली दे हैव टेकन देयर नेम आउट ऑफ इट। So that has become a news. अब this naval group का अगर आपको याद हो तो this naval group is the same group who are about to supply submarines to Australia, but then AUKUS अपने आप में एक वो गठबंधन बनाया गया, उसको साइन किया गया। वो सबमरीन जो पहले नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस वाज अबाउट टू सप्लाई टू ऑस्ट्रेलिया, वो सबमरीन डीजल सबमरीन होती, बट उसकी जगह न्यूक्लियर सबमरीन विल बी प्रोवाइडेड बाय यूके एंड यूएस टू द ऑस्ट्रेलिया। सो ये वही नेवल ग्रुप है जिसने उस समय मतलब अग्रीमेंट होने वाला था, एंड दे हैड टू बेयर लॉसेस इन अ वे, and this France was very furious against Australia. The same naval group France वाला, they have already provided us submarines, कलवारी सबमरीन जो होती हैं, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो होती है, उन लोगों ने हमको पहले से प्रोवाइड की है। बट जो इंडिया की अभी रिक्वायरमेंट है, एयर इंडिपेंडेंट प्रपोर्शन AIP टेक्नोलॉजी की सबमरीन, वह ये लोग प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है। दैट इज वाई दे हैव क्लियरली टोल्ड कि दे आर ऑप्टिंग आउट ऑफ, इन अ वे, P-75 प्रोजेक्ट जो होता है, जो कि 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट से दिस नेवल ग्रुप, फ्रेंच कंपनी, इज गेटिंग आउट ऑफ इट। उसमें अलग बात है कि बाकी देश भी, क्योंकि ऑनगोइंग वॉर चल रही है, रशिया एंड स्पेन, अदर टू कंट्रीज, देयर कंपनीज वर बिडिंग, बट इवन दे आर ऑल्सो लेस इंटरेस्टेड, बट देन विल बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज India, when we are putting so much of money, तो we'll always try to get technology which is of our requirement। जो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं, तो यह ज्यादा समय तक पानी के सतह के नीचे रह पाए, नॉइज ज्यादा ना करे, और वो सारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो थोड़ी सी, इसको बोलना चाहिए, हमें बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। So before Modi and Mr. Modi and Macron, the president of France, they are going to meet, this naval group has opted out of India's submarine project. So that is also one news है, डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है। P-75I, that is P-75 इंडिया अपने आप में प्रोजेक्ट होता, उस प्रोजेक्ट से इन्होंने, नेवल ग्रुप फ्रांस ने, अपने आप को अलग कर लिया। तो दैट वाज सेकंड न्यूज रिलेटेड टू मिस्टर मोदीज विजिट टू यूरोपियन नेशन, राइट। इसके पहले हम देखें तो वन इंपॉर्टेंट न्यूज यू मस्ट ऑल नो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखते हैं, तो वो होता है LIC IPO, विच इज गोइंग टू टेक ऑफ फ्रॉम ऑन 4th of May। मतलब कल 4th of May है, आज 3rd है, तो कल LIC का IPO जो है वो रिलीज होने वाला है। उस ताल्लुक में यहाँ पर न्यूज दी हुई है LIC के IPO के आपके बारे में अगर आपको मालूम हो तो देवर अबाउट 65,000 करोड़ टू 70,000 करोड़ का LIC का IPO आने वाला था। बट देन बीच में यूक्रेन रशिया वॉर के कारण पे दुनिया भर में जो, जिसको होना चाहिए, इकोनॉमिकली जो इशू उत्पन्न हुए हैं उसके ताल्लुक में, और कुछ दूसरे रीजन, जैसा कि देखा जाए कि this LIC incurred some losses, their sales are going down, their market share is going down, there was certain news related to it and all। तो इन सारे ताल्लुक में अब जाकर के जो अपडेटेड ये LIC का जो ऑफर निकलने वाला है, LIC का जो IPO निकलने वाला है, एक तरीके से दैट हैज गॉन डाउन टू 20,000 करोड़। पहले 70,000 या 65,000 कहीं कहीं दिया हुआ है, तो पहले 65 से 70,000 करोड़ का IPO निकलने वाला था, जो कि अब 20,000 करोड़ का IPO निकलने वाला है, जो कल से स्टार्ट होगा 4th of May से, right? But then I've told you, losses, dropping market share and low sales are some of the reasons which are really concerned regarding this IPO, but still people are very, very enthusiastic। और क्या होता है, जो IPO निकलता है उसके कुछ मतलब 2 दिन, एक या 2 दिन पहले जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं,
उनको मौका दिया था। अब एंकर इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? दे आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, एक तरीके से मान के चलिए। ऐसा मानिए कि जो म्यूचुअल फंड के लिए भी ऑब्वियसली व्हेन यू पुट मनी इनटू म्यूचुअल फंड कंपनीज आर गोइंग टू बाय शेयर्स ऑफ सम कंपनी, या या कि फिर इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का भी एसेट मैनेजमेंट वाला पोर्शन होता है ना, जबकि वो कुछ इंश्योरेंस कुछ इक्विटी में पैसा लगाते हैं, सो दे डू बाय। तो दीज आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। इनको इनको कहा था एंकर इन्वेस्टर्स। तो यहाँ की न्यूज में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है दिस एंकर इन्वेस्टर्स वर गिवन अ चांस अ डे बिफोर। तो उनमें वो जो इनका जो सब्सक्रिप्शन रहा वो 7,000 करोड़ तक पहुंचा, जबकि इनका जो टारगेट था वो 5,630 करोड़ का ही था। तो इन टर्म्स ऑफ एंकर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो जो ये LIC का IPO है, जो कि एक्चुअल रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए 4 मई को ओपन होने वाला है, बट बाकी के लिए कुछ दिन पहले उन्होंने ओपन किया हुआ है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर गिवन सम प्रेफरेंस इन दैट रिगार्ड, ऐसा समझ सकते हैं। तो उसमें उनको 5,630 करोड़ का टारगेट था, बट उस टारगेट को एक्सीड करके दे हैव अचीव्ड अ लेवल ऑफ सब्सक्रिप्शन टू ऑफ द बिड्स टू लेवल ऑफ 7,000 करोड़। तो दैट शोज पॉजिटिव साइन इन दिस रिगार्ड, है ना। तो जहां तक एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो LIC IPO जो भी देखा जा रहा है, इसमें जो भी कुछ मतलब जो जो उसके साइन मिले हैं वो बेहतर हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव, है ना। तो LIC IPO के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और ऑब्वियसली इन सब कहानी के बाद भी दे आर स्टिल एडवाइजर्स आर देयर हु आर एडवाइजिंग टू सब्सक्राइब दी IPO and it is worth going for maybe. LIC के बारे में हम देखें तो LIC is India's largest insurance company. LIC started in 1956 and LIC own many, in fact IDBI is owned by LIC. They are into LIC housing finance and all. So LIC is one of the biggest companies in India. They've got great market share, but then with the arrival of new players like जैसे हम देखते हैं तो ICICI Prudential हो सकता हुआ है, HDFC Life, AMX life insurance, and so many new private players are there. So with the arrival of private players, the market share obviously is going down by LIC, but still they are a giant company itself, and their targeted IPO is of 20,000 crore, जो mostly will be subscribed, जो mostly अपने आप में successful होगा। तो सेकंड न्यूज वाज रिगार्डिंग LIC IPO, एंड इसके डिटेल, इन दोनों न्यूज की अगर बात करें तो उसके डिटेल अगले पेज में दिए हुए हैं, आप उसको डिटेल में आगे जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं हीट वेव एडेड पावर डिमांड अमिड कोल्ड शॉर्टेज। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग अभी से 6 महीने पहले की बात करें, से यहाँ पे दिया हुआ भी है कि अक्टूबर 2021 में भी हमने इस टाइप से न्यूज देखी थी कि कोल्ड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हुआ है, और आगे जाके आर कंट्री इज गोइंग टू, मे बी आर कंट्री विल सफर फिर लॉट ऑफ पावर आउटेजेस। बट फैक्ट इज ऐसा पहले तो नहीं हुआ था, और ऐसा अभी आगे हो उसकी गुंजाइश I don't know how it is, because our this coal minister and all are मतलब from government side they are very confident कि such thing is not going to happen. तो ऐसी reports भी आती तो उसको तो वो accept कर नहीं रहे हैं। But frankly अभी देखा जाए तो अभी with the change in temperature and with the soaring temperatures, obviously the power requirement for India for country is going up. और हमारे यहाँ पर 70% जो प्रोडक्शन होता है, 70% पावर प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ पर होता है वह कोल से ही किया जाता है। बट हमारे में समस्या ये है क्योंकि यूक्रेन वॉर के कारण पे कोल की प्राइसेस जो हैं, है ना, जो कोयले की प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो हम लोग जो इम्पोर्ट ले होता था कोयला, और उससे जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, उन सारे जो प्रोडक्शन यूनिट से वहां पर इस शॉर्टेज का फर्क पड़ा है। सो रेलवे को अपने ट्रैक ले जा करके वहां तक कोल का सप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर वहां पर कोल यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। तो इट इज नॉट शॉर्टेज ऑफ कोल बेसिकली, इट इज सम प्रॉब्लम विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोल। तो रेलवे के पास में अपने लिमिटेड रैक्स होते हैं, उसके थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें प्रायोरिटी वाइज देखा जाता है। तो उस कारण पे नाउ देर इज शॉर्टेज, नॉट एग्जैक्ट शॉर्टेज ऑफ कोल आई वुड से, but there is some issue with the transportation which railways are working, and with the peak demand at the time of this summer, it is reflecting in some way, but it is not as, as far as I think, because last time around in October 21 when I taught this topic in class and we discussed this topic, then also I told कि जो दिख रहा है ना यहाँ पर उतना उतना भीषण है नहीं, obviously hopefully this time around भी उतना ज्यादा भयानक ना हो, but then this mostly it is not coal shortage, it is some problem with the transportation side, it is some problem with the supply chain management which government and which railways are very much working on. But still this topic जो डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप मोटे तौर पर अपने हिसाब से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, वेर इन सुप्रीम कोर्ट सेज कैन नॉट फोर्स वैक्सीनेशन रिव्यू
वैक्सीनेशन एंड दे रिवोक वैक्सीन मैंडेट टिल इन्फेक्शन रेट लो। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि किसी भी व्यक्ति पर आप कहीं से कहीं तक ये फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं कि उसे वैक्सीनेशन करवाना ही करवाना है, right? It simply means bodily integrity and personal autonomy. Autonomy. The Supreme Court said on Monday that no individual can be forced to get vaccinated against COVID-19, but added that as long as there is risk of spreading the disease, there can be restriction placed on individuals' right in large public interest. किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, बट रिस्ट्रिक्शन पे लगाए जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब वो तो इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से देखें तो उसमें ये कि उनके मूवमेंट पे इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं, बट किसी को फोर्सफुली यू कांट वैक्सीनेट। और दूसरा आगे जाकर कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी गवर्नमेंट ने फैसले लिए हैं, गवर्नमेंट के जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो अपने आप में इट इज वर्किंग। उस पर क्वेश्चन मार्क जो लगाया गया था पिटिशनर के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दैट इज नॉट डन, गवर्नमेंट पॉलिसी इज वर्थ गोइंग फॉर। द कोर्ट हाउएवर अपहेल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स vaccination policy, saying it was not unreasonable or manifestly arbitrary as was told in the particular petition. सो वो तो नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिसी अपने आप में सही है, बट जो वैक्सीनेशन फोर्सफुली करवाया जाए उसके लिए दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट डन, राइट। फिर इस न्यूज को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। दिस वन गर्ल, 18-year गर्ल, शी हैज मेड अ रिकॉर्ड, शी हैज गॉट वन गोल्ड इन वन टूर्नामेंट इन ग्रीस, एंड शी इज हर्षिदा गरुड़। शी हैज गॉट gold in one event of 49 category, you know, and she defeated Turkey's this girl and went on to create a proud moment for our country. ये पुणे की लड़की है और वहाँ एक पास में एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव से she belong to, and she has done the country proud. So then you can read this news also, it can be important हो सकती है, आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं, राइट। देन वी प्रोसीड। तो जो हमने फ्रंट पेज पे न्यूज यहाँ पर डिस्कस की है और डिटेल में जो मैंने आपको बताया, इसको अगर वृत्तांत में पढ़ना चाहें तो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द सेकंड पेज, यू कैन वेरी वेल गो फॉर इट। आई वुड request you to go for this complete detail in the next page. Okay, आगे बढ़ते हैं। I told you these the city news जो दिल्ली की होती है वो हमको नहीं पढ़ना होती है, मोस्टली they are not of any importance to us, राइट। तो ये न्यूज आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इसे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब गवर्नमेंट वाले आगे केस में आते हैं तो इवन दिस पेज, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन बाय वेरियस पॉलिटिशियंस। तो इनका अपने आप में कोई खास ऐसे सरोकार में मानता नहीं हूं। आप चाहे तो न्यूज के ताल्लुक में पढ़े तो दिस मिस्टर मेवानी जो अपने आप में गुजरात के इंडिपेंडेंट एमएलए है, इन्हें आसाम पुलिस ने पकड़ लिया था, आसाम पुलिस ने जेल में डाला था, बट देन हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन्हें वहां से बरी कराया। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट मंडे स्टेट सम ऑब्जर्वेशंस मेड बाय डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट वाइल ग्रांटिंग बेल टू गुजरात एमएलए, इंडिपेंडेंट एमएलए जिग्नेश मेवानी। और इनके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में पिछले 3 या 4 दिन में देखेंगे तो इनका फोटोग्राफ, इनके बारे में डिटेलिंग एंड एवरीथिंग, इट्स समथिंग बिटवीन गोइंग ऑन, राइट। तो इनको चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक आपको इसका केस थोड़ा बहुत मालूम हो तो अपने आप में that is fine. But in terms of other political news, I will say refrain from reading such details over here. Again, अगला पेज भी हम देखते हैं तो it is again consist of the पॉलिटिकल न्यूज। और प्रशांत किशोर किसी पार्टी के साथ में इस बार गठबंधन नहीं कर पाए हैं, किसी पार्टी को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, तो ही इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन पार्टी, तो लेट्स हैव अ पार्टी, सो दैट इज बीन ही इज सेइंग फॉर इट, राइट। बाकी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हाँ एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं कि अभी अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने अगेन वन दिस एक वर्डिक्ट दिया हुआ है। उसमें कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरिम ऑर्डर पास बाय केरला हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें कहा गया था कि जो मिड डे मील योजना होती है लक्षद्वीप में मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो बच्चों को मीट की प्रोवाइड किया जाता है इसमें दिस मिड डे मील में, दैट शुड बी कंटिन्यूड, प्रोवाइडिंग मीट एंड चिकन टू स्कूल चिल्ड्रन एज पार्ट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, है ना, उसको कंटिन्यू करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मतलब केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि मिड डे मील में जो बच्चों को मीट प्रोवाइड किया जाता है दैट शुड बी कंटिन्यूड, एंड सेम थिंग हैज बीन upheld बाय द सुप्रीम कोर्ट इन देयर डिसीजन। तो दैट लक्षद्वीप वाला इशू अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो लास्ट ईयर लक्षद्वीप में अपने आप में इशू हुए थे व्हेन द न्यू गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर वेंट देयर एंड वेंट फॉर वेरियस रिफॉर्म्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द लोकलाइट्स देयर। उससे रिलेटेड यहाँ पर इशू आया था कि वहां पर इवन जो बच्चों को मिड डे मील योजना मीट वगैरह दिया था उस पर भी उन्होंने पाबंदी लगाने की बात कही थी, बट नाउ केरला हाई कोर्ट ने कहा था नो इट शुड बी कंटिन्यू, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इट शुड बी कंटिन्यू। दैट इज वन ऑफ द स्मॉल न्यूज, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
देन वी कंटिन्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड नाउ। कोविड का जो XE वेरिएंट है, जो 2 केसेस पाए गए थे, बट इट वाज नॉट कंफर्म कि दैट इज न्यू XE वेरिएंट, राइट, बट दैट हैज बीन कंफर्म नाउ, है ना। तो वीक आफ्टर 2 अनकंफर्म केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात, द कंट्रीज फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XE हैज बीन कंफर्म बाय Indian SARS-CoV-2 genome sequencing consortium, that is INSACOG, a network of national testing laboratories. तो 2 केसेस जो पिछली बार माना जा रहा था उनको कंफर्म तो कर दिया गया है, बट दैट इज ऑल्सो बीन कंफर्म दैट दीज 2 केसेस आर नॉट, मतलब वो जो वेरिएंट है अपने आप में ओनली 10% मोर, जिसको बोल सकते हैं 10% मोर ट्रांसमिसिबल है। तो इट इज नॉट, जो तीसरी वेव आई थी, जो ओमिक्रॉन के कारण जो तीसरी वेव मानी जाती आई थी, उससे कोई बहुत नहीं, केवल 10% अपने आप में ट्रांसफरेबल है, ट्रांसमिसिबल है। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट जस्ट दैट ग्रेट अ कंसर्न, बट स्टिल कोविड एक्स की वेरिएंट हैज एंटर्ड विद दिस 2 केसेस, दैट वन थिंग। इसके अलावा जो अगली न्यूज में देखते हैं, इट इज न्यूज इज गिवन, SI कोवैक्स क्लियर्ड फॉर 12 to 7 एज ग्रुप। अभी तक क्या होता था, अभी 18 साल के ऊपर के बच्चों के लिए कोविड की ये वैक्सीन की बात की गई थी। नाउ सेंटर हैज इंक्लूडेड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवैक्स इन द कंट्रीज कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव और मेकिंग अवेलेबल एट प्राइवेट फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 to 17, 12 से 17 साल के बच्चों के लिए SII का कोवैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने क्लियर किया था। सो फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 12 to 4 एज ग्रुप कुड ओनली गेट बायोलॉजिकल ईज कोवोवैक्स जो था अवेलेबल था, और बिटवीन 15 to 17 भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन, मतलब सॉरी, इन दो, ये दो अवेलेबल थे पहले से, 18 वाला तो है अवेलेबल, खैर ये 2 अवेलेबल थे, बट उसमें अभी नया एडिशन जो है SII का एडिशन गवर्नमेंट ने अप्रूव नया किया है। सो दिस शुड बी नोटेड फ्रॉम योर साइड। देन वी कम डाउन टू दिस एडिटोरियल पेज। अब एडिटोरियल में अगर आप मेरे से पूछते हैं तो यहाँ पर लास्ट एडिटोरियल पढ़ने की इतनी खास आई वोंट सजेस्ट मच। पटियाला वार्निंग वाला केस देखें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अपने आप में न्यूज है, आपने कुछ दिनों पहले देखा था, पटियाला में 2 गुटों के बीच में वन skirmish was there, तो उस ताल्लुक में इसको आप पढ़ सकते हैं। इट इज मोर सो न्यूज एंड इट इज, दे क्लियरली टोल्ड दे गॉट लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आप government, and obviously this Indian Express believes कि आप should work well and they got high hopes from आप and आप should take care of this thing, तो that the hope के बारे में उन्होंने वहां पर दिया हुआ है। hope is a very important word, बट देन जो पहला वाला पढ़ते रीसेट आफ्टर यूक्रेन की बात करते हैं, आई टोल्ड यू प्रधानमंत्री मोदी विजिट to European nation has been an important event, has been very important news, and some 2 या 3 आर्टिकल में आपको बोला, इस पर न्यूज में अखबार में आए हुए हैं आपके इंडियन एक्सप्रेस में। तो पहला फ्रंट पेज वाला आई एक्सप्लेन यू, ये उसी का एक्सटेंशन मात्र इसमें मान के चलिए। यहाँ पर जिस तरीके से नए समीकरण बन सकते हैं दुनिया में आगे जा करके, जिस तरीके से इंडिया कैन प्ले अ important and bigger role in this overall conflict, and with this new sort of relationship between India, Germany, India, फ्रांस, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इट्स क्वाइट अ इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हियर इन दे टोल्ड that Vladimir Putin's nuclear threats have rattled states that never expected to see the war again. अब देखिए, मैंने आपसे कहा, बिगिनिंग में भी आपसे कहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये बड़ा युद्ध एक तरीके से वो झेल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर इन्वॉल्व, बट द थ्रेट इज देयर, राइट। और वो जो न्यूक्लियर थ्रेट देखने के बाद में कई सारे स्टेट्स वहां पर ऐसे हैं, यूरोपियन नेशन स्पेसिफिकली, अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी ने उस ग्लानी के कारण, वो गिल्ट, और जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में उन्होंने अपनी सेना भी रखना इतना सोचा, वो नहीं सोचा था, एंड दे वर वेरी, जिसको बोलना चाहिए, easy on this part. But now with this new threat and everything, they are thinking of putting money, putting giving focus to strengthening their armed forces too. दूसरी कारण में बोला गया है, यूरोप्स इकोनॉमिक पावर ऑफ जर्मनी विच इज PM मोदीज फर्स्ट port of the call had turned pacifist to the point of not wanting a military independence for Nazi excesses during World War. मैंने आपसे कहा ना, independence मतलब एक तरीके से उससे उसका एक ग्लानी नहीं बोल सकते हैं। पेनेंस का मतलब होगा कि एक तरीके से अपोलॉजी सा उसको मान के चलिए, राइट। सो उन्होंने अपनी सेना भी रखना नहीं चाह रहे थे, बट देन विद दिस न्यू थ्रेट दे आर थिंकिंग, इट इज नाउ मेड अ ह्यूज पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक चॉइस टू सपोर्ट यूक्रेन डिफेंस अगेंस्ट रशिया विद वेपन्स, आल्सो डिसाइडिंग टू spend more money to beef up its own defense, which I was telling you. So Chancellor Olaf Scholz, in an anti-war, he himself is an anti-war social democrat, finds himself leading the country through this complex time, which the nation has decided to make economic sacrifices by agreeing to costly proposition of cutting energy ties with the रशिया। देखिए, उसको एक चीज समझिए, हमारे जो रशिया से ताल्लुकात थे, उससे ज्यादा गहरे ताल्लुकात जो हैं वो जर्मनी रशिया के रहे हैं।
बट देन इस परिस्थिति में जिस तरीके जर्मनी को भी एक धर्म संकट का सामना करना पड़ रहा है, दे नीड टू स्टैंड बाय देयर यूरोपियन नेशन के साथ खड़े हों, या रशिया जो इनके साथ जिनका अच्छा खासा $60 बिलियन के अराउंड का इनका बिजनेस है उनके साथ खड़े होना है। तो दे आर सेंडिंग एट अ टाइम व्हेन नीड टू साइड इन अ टू वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, वो भी उस समय चल रहा है। ऐसे समय पर जब इनके आपस के ताल्लुकात, रशिया जर्मनी के ताल्लुकात, यूरोपियन नेशन विद रशिया के जो रिलेशनशिप इधर उधर होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, तो वहां पर इंडिया कैन प्ले अ ग्रेटर रोल, दैट हैज बीन टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। इसमें आगे आप देखेंगे तो इवन इन्होंने फ्रांस के ताल्लुक में भी यही कहा है कि फ्रांस कैन बी न्यू रशिया फॉर इंडिया मे बी। उस ताल्लुक में दे आर सेइंग कि फ्रांस जो वहाँ के एमैनुअल मैक्रॉन जो राइट विंगर एक तरीके से प्रेसिडेंट है, वो फिर से चुनाव जीत करके वहां पर आए हैं, राइट। और इन्होंने उसके पहले कोशिश की थी, उन्होंने बात भी की थी जाकर के पुतिन से, रिक्वेस्ट भी की थी कि वॉर शुड नॉट बी देयर, बट देन दिस वॉर सम हाउ द वॉर वेंट went on, but they have got their level of जिसको बोलना चाहिए their share of issues with US with UK, because ऑकस जब स्टार्ट हुआ तो ऐसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑकस के स्टार्ट होने के समय दिस नेवल ग्रुप वाज अबाउट टू प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विथ लॉट ऑफ वेपन्स, इट वाज अ बिग डील, जो सबमरीन प्रोवाइड करने वाले थे। बट यूएस यूके के आगमन के बाद में ऑकस जब क्रिएट हुआ तो इनका नेवल ग्रुप का एक बहुत बड़ा जिसको बोलना चाहिए प्रोजेक्ट था वो कैंसिल हो गया, तो दे गॉट देयर ओन शेयर ऑफ इश्यूज with US, UK and all. So wherein India being close to मतलब Indian PM meeting with Macron, we can result with some new equations. तो ये डिटेल यहाँ पर आपको दी हुई है, इसको आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। अब अगला जो यहाँ पर एडिटोरियल आता है, इंडिया न्यू आयरन कर्टल। अब यहाँ पर इट इज रिटन बाय मनीष तिवारी, और सिंपली इसमें यही बोला गया है कि इंडिया का जो रवैया रहा है इस पूरी की पूरे यूक्रेन रशिया वॉर में, दैट इज वेरी मतलब वी हैव शोन टू द वर्ल्ड कि वी आर close to Russia, wherein it is simply मतलब India's reaction has been कि we are not standing by any country, we are abstaining ourselves, and India is not the only country who is abstaining. Along with India, so many other countries, 58 nations जो UNGC वाला, सो यूएनजीसी में जो यूएनएचआरसी वाला एक जो हुआ था उसमें 58 नेशन एब्सटेंट, तो इंडिया वाज नॉट ओनली कंट्री एब्सटेंट, वहां पर ब्राजील है, वहां साउथ अफ्रीका है, वहां पर इंडोनेशिया, मलेशिया, सो मेनी कंट्रीज आर देयर। बट इन दिस आर्टिकल the writer is saying India should take a call and we should stand by the humanity and this and that. So I believe अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट अगेन टिपिकल apologetic sort of आर्टिकल लिखा गया है कि इंडिया शुड recalculate and revisit its own way of dealing with the world, और जो हम लोगों ने रशिया के साथ हमारी जो कहानी चल रही है, जो इक्वेशन चल रही है, उसमें हमको सोचना चाहिए, वी शुड स्टैंड बाय द ह्यूमैनिटी, वो सब दिया हुआ है। But this guy should also be aware there are 58 nations who are behaving same way, only they're abstaining in various resolutions. So he should write another article in that regard too, right? तो anyway आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। Then अगला आर्टिकल जो आता है that is slow medicine, wherein it is when this article is about मेडिकल एजुकेशन हिंदी। तो मेडिकल एजुकेशन जो हिंदी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक तरीके से उसको उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। बट द स्लो मेडिसिन ओवरऑल जो यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल है, इसमें ऑथर इज राइटली सेइंग दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू चेंज द हेगेमनी ऑफ दिस इंग्लिश। इंग्लिश को जो इतना ज्यादा तवज्जो दी जाती है उसको ये दिस पर्टिकुलर मूव इज गोइंग टू चैलेंज, एंड दैट इज राइट थिंग इन आर्टिकल इन the author's opinion. But fact is author is also saying there are lot many challenges in this. जो कंटेंट होता है मेडिकल एजुकेशन का उसको हिंदी में प्रोवाइड करना, और उसके बाद जब एक बार यू नो वन डॉक्टर एजुकेटेड हिंदी मीडियम इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ द एजुकेशन, तो उसके बाद में पीजी की जो तैयारी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है वो उसको इंग्लिश में ही देना होता है। तो ही इज गोइंग टू he's going to be he's going to face lot many challenges in time to come. Even if he's passed out of a college, then he's going to join corporate and who's going to join various other institutes, तो वहां पर भी उनको इस नए पूरे एनवायरमेंट जो कि पूरी तरह से इंग्लिश डोमिनेटेड एनवायरमेंट है, wherein people who don't know English are not given that much of importance, so उस ताल्लुक में the candidate getting passed out of education system are going to face lot many challenges in to come. तो दिस ऑथर सेज कंटेंट इन एन इशू, है ना, एवेन्यूज जो उसके बाद में होंगे वो अपने आप में समस्या क्रिएट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्राइवेट एजुकेशन, जो प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है वो हिंदी मीडियम छात्रों के पहुंच से दूर हो सकती है, वो अपने आप में उन लोगों ने एक वो दिया हुआ है रीजन। तो द आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ प्रो एंड कॉन्स रिलेटेड टू हिंदी एजुकेशन इन मेडिकल स्ट्रीम, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया। लास्ट में दिस ऑथर इज टोल्ड
that it should be done gradually, and it should be done in a way that it is gradually accepted from from all the nooks and corners of the stream. It should be acceptable by students, it should be acceptable by institute, it should be acceptable by various hospitals and pharma industry and all the avenues related to the particular stream. तो उस ताल्लुक में ये बोला गया है. ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड. इफ आप पढ़ना चाहें तो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग रीड हो सकती है, राइट. Then we proceed again. I told you Mr. Modi's visit to European nations per article. Then this third article, but it's fees to census. आप इसको पढ़ेंगे, you will enjoy reading this article, because this article is not at all biased and it has got all the valid points related to the visit and India's equation with Germany, with France, and with this nation, with this जिसको बोलना चाहिए Nordic nation जिनको कहा जाता है. नॉर्डिक कंट्रीज के साथ में इंडिया की दूसरी इंडिया नॉर्डिक मीट समिट वहां पर होने वाली. नॉर्डिक नेशन की अगर बात बोले तो वहां पर मोस्टली अराउंड 8 नॉर्डिक नेशंस हैं, बट देन उसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड मेनली आते हैं. इसके अलावा ग्रीनलैंड, आइलैंड एंड फैरोल आइलैंड भी उसमें शुमार होते हैं, बट बेसिकली डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड होते हैं. अब दीज कंट्रीज इन द ऑथर्स ओपिनियन इसको पढ़ेंगे तो यूज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, दैट इज कि they punch more than their size. They are very small countries, but economically they are very small countries, no? But economically they are strong. They are top. They always top in terms of various human development index and various other indexes. तो उनमें इन कंट्रीज के साथ में हमारी रिलेशनशिप जो सेकंड मीट यहाँ पर होने वाली है, जो मैंने आपसे पहले कहा जर्मनी, जो मैंने आपसे कहा कि फ्रांस के साथ में हमारा इक्वेशन, तो उसके बारे में बड़ा सही तरीके से डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है. इवन आई हैव underline the points you must read. This is all given over here. आप इनको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं. This is all I have discussed earlier in the other two articles related to it. इसके बाद में this is very true to as I told you, unbiased and clear and true to फैक्ट जिसको बोल सकते हैं वो आर्टिकल है. इसके जस्ट पास में आते हैं तो इट इज ऑल अगेन जो मैंने आपसे कहा ना, कोल शॉर्टेज के बारे में डार्क डेज अहेड वाला दिया हुआ है. आई एम anyway you can read it, but then इसमें ये bottlenecks जो भी हो सकते हैं वो दिए गए हैं. bottlenecks जो मैंने आपसे डिस्कस की कोल वाले इश्यूज में, पहला bottleneck इसके अंदर आता है कि प्रोडक्शन की कमी नहीं है, कोल की कमी नहीं है, उनको पहुंचाने में अपने आप में समस्या है, उसके साथ गवर्नमेंट फाइट कर रही है, रेलवेज उसमें हेल्प कर रहा है, एंड टाइम टू कम इट विल बी टेकन केयर ऑफ. दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स हैज बीन. बट दूसरा इसके अंदर एक बड़ा पॉइंट है जो यहाँ या आगे के आर्टिकल में नहीं दिया हुआ, वो ये दिया है कि जो सारी की सारी गवर्नमेंट, वो देश भर की सारी बीजेपी, नॉन बीजेपी, ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो वादे करते हैं, बट दे आर नॉट पेइंग टू दी कोल कंपनीज. जो कोल आता है जिससे प्रोडक्शन होता है, उन कंपनीज का जो बिल होता है, देयर इन इट गोज डाउन इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़. वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बिल जो है वो करीब करीब हर स्टेट्स ने, एवरी स्टेट इज लाइक they have not paid it, it is pending. So that is one of the very important problem. So it is not problem of coal shortage, it is problem of the non payment, it is problem of the this transportation problem, supply chain issue. तो अपने आप में है, that is what barring this जो मैंने बिल वाला इशू जो आपको बताया, बाकी चीजों के बारे में आर्टिकल में दिया हुआ है. इसको चाहें तो आप मोर सो पढ़ सकते हैं, शॉर्टेज के बारे में जो बोला हुआ है, that you can read. Then we proceed. We come down to this part wherein this explained वाला point अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अभी संडे के दिन इन स्पाइस जेट ऑपरेटेड एक फ्लाइट में टर्बुलेंस की बात जो की जाती है, टर्बुलेंस वाला इशू हुआ था. सो मेनी पैसेंजर्स वर इंजर्ड एंड सम ऑफ देम वर सीरियसली इंजर्ड. तो यहाँ पर टाइप ऑफ जो टर्बुलेंस हो सकते हैं, जो कि विंड शेयर, वेक, माउंटेन वेव, मैकेनिकल, फ्रंटल, कॉन्वेक्टिव एंड क्लियर एयर, अलग अलग टाइप के टर्बुलेंस जो क्रिएट होते हैं जब एक फ्लाइट हवा में, when this airplane is moving in air, there are issues which they can face in terms of turbulence in air. और उसमें इन्होंने साफ साफ ये बुलाया गया कि only thing which we can do in this regard is वो जो बेल्ट होता है उसको बांध कर रखा जाए, तो इससे किसी भी इशू से बचा जा सकता है. नॉर्मली जब वहां पर बिगिनिंग में जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे होते हैं उस समय नॉर्मली वी आर बिजी विद आवर मोबाइल्स एंड दिस एंड दैट, एंड पीपल डोंट लिसन टू ऑल दोस ऑल दोस इंस्ट्रक्शन केयरफुली. दैट इज व्हाई दे फेस सच इश्यूज. अगर वो किया जाए तो अपने आप में बचाव किया जा सकता है. बट जो भी इस पूरी कहानी में जो इशू क्रिएट हुआ है, जो टर्बुलेंस हुआ है, उसके बाद में जो लोग इंजर हुए हैं, उसके ताल्लुक में उनका पूरा कैबिन क्रू जो भी होता है, उनको फ्लाइट मतलब वो करने से मना कर दिया गया. उन पर इंक्वायरी अपने आप में, वन इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, है ना. इस पर अगर आप देखें तो वन मूवी हैज बीन रिलीज्ड बाय दिस अजय देवगन इज द हीरो इन दैट मूवी अलोंग विद वन लेडी, यू नो, दैट इज वन मूवी. रिलेटेड मूवीज का देखें तो एक सली करके मूवी आई थी बाय टॉम हैंक्स. इट वाज एक्चुअल इंसिडेंट वेयर इन अ वेरी विंटर नाइट वन प्लेन वाज, यू नो, वो कहीं रनवे पर न उतार करके उसको एक नॉर्वे में एक नदी पर उतारा गया था. इट वाज अ वेरी रिस्की मूव, बट देन दिस पायलट वाज सक्सेसफुल इन इट. ही वाज सक्सेसफुल, स्टिल देयर वाज अ, यू नो,
इंक्वायरी अगेंस्ट इट। तो यहाँ तो बिल्कुल गड़बड़ हुई है, तो इसके अगेंस्ट पूरे कैबिन क्रू के अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है। बट दिस आर्टिकल यू मस्ट रीड, विल गिव यू details about type of turbulence, what the issue normally faced by a flight and how can be it can be prevented। तो इट्स अ क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में डिटेलिंग यहाँ पर दी हुई है, यू मस्ट ऑल रीड इट। अब इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड न्यूज की बात करें तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, छोटी सी न्यूज यहाँ पर ये है कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके हैं और उनको भी हमेशा की तरह सारे प्रधानमंत्रियों की तरह भगाया गया था, ही इज लिविंग एन एग्जाइल आउटसाइड पाकिस्तान। तो उनको शायद उनके अगेंस्ट में जो भी करप्शन के चार्जेस होते हैं, जो सारे के सारे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वहां पर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट होते हैं, तो करप्शन के चार्जेस उनके शायद हटाए जा सकते हैं, क्योंकि उन जो ब्रदर अभी हैं उनके, वो अभी के वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। सो उनके अगेंस्ट में करप्शन के चार्जेस कैन बी क्वेश्चन वो किया जा सकता है। तो पाकिस्तान न्यू गवर्नमेंट कंसिडरिंग क्वेश्चनिंग दिस और सस्पेंडिंग फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ कन्विक्शन in corruption cases to offer him a chance to plead afresh before the court of law according to media reports। दैट कैन बी वन ऑफ द न्यूज, इतना ही आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में देखें तो हमेशा की तरह इमरान खान ने बोला है कि भाई जो मैंने कहा था बिल्कुल सत्य निकला है, सब कुछ सही निकला है, ये अमेरिका की साजिश थी। अमेरिका की क्यों साजिश थी? क्योंकि वहां के एक रिपोर्टर ने अपने एक इस किसी आर्टिकल में वहां पर लिखा हुआ है कि दिस कंप्लीट इशू वाज डन बाय, मतलब ऑन द बिहेस्ट ऑफ यूएस हैज डन दिस थिंग। तो vindicated over Biden's conspiracy claim, Imran Khan still want to be relevant in this complete story, and that is why he is saying it was Swayam US was responsible for throwing Imran Khan out of the power, right, which he has told earlier। फिर आगे स्पेन के पीएम जो है वो Pegasus सॉफ्टवेयर से ग्रसित उनका मोबाइल पाया गया है ना। For some couple of messages were transmitted through to the mobile, that way incident उसमें पाए गए हैं। So this you can know, Spain's PM पेड्रो सांचेज जो है उनका मई 2021 में पेगासस सॉफ्टवेयर से ग्रसित उनका मोबाइल पाया गया था, राइट। देन यू प्रोसीड तो विल, जहां तक आप बिजनेस वाले पेज की तरफ देखें तो उसमें कोई खास ऐसा कुछ न्यूज आपको पढ़ने के हिसाब से आई वोंट से, बट देन यस, एप्पल हिट विथ ईयू एंटी ट्रस्ट चार्जेस, है ना। ईयू के जो एंटी ट्रस्ट चार्जेस जो होते हैं, एंटी ट्रस्ट चार्जेस का मतलब ये मानिए कि जिस भी केस में वहां की गवर्नमेंट जो होती है वो ऐसी कोई जिसको प्रेडेटरी जो प्रैक्टिसेस होती हैं या कि फेयर प्रैक्टिसेस अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं करती हैं, तो उनके अगेंस्ट में एंटी ट्रस्ट जो लॉ जो है वो लगाए जाते हैं। और देयर हैव बीन वेरियस इंसिडेंट अगेंस्ट ऑल दी सो मेनी ग्रेट टेक कंपनीज जो यूएस की होती है, उनके अगेंस्ट में यूएस में स्वयं, यूके में, यूरोपियन नेशंस में ये चार्जेस लगाए गए हैं, उन पर पेनल्टी लगाई गई थी, राइट। सो एप्पल जो है फेसेस पॉसिबल hefty fine and may have to open its mobile payment system to competitors after EU antitrust regulator charge iPhone maker with restricting rivals access to its technology used for mobile wallet। जो इनकी मोबाइल वॉलेट वाली टेक्नोलॉजी होती है उनमें रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था इन लोगों ने, ये कॉम्पिटिटर्स को वहां पर आने दे नहीं रहे थे। तो उस ताल्लुक में एंटी ट्रस्ट लॉस इनके अगेंस्ट में यूरोपियन नेशंस द्वारा लगाए जा सकते हैं। EU एंटी ट्रस्ट लॉ इनके अगेंस्ट में लगा सकते हैं, और लगते हैं तो उनको अच्छा खासा फाइन जो है पे करना पड़ेगा। इसके पास की न्यूज आप देखते हैं तो 1.6 बिलियन फाइन जो है गूगल को देना पड़ सकता है। गूगल इज सेइंग कि प्लीज कैप इट, वी कांट पे एंड ऑल, वो दिया जा रहा है, बट दे मे हैव टू पे दी फाइन, राइट। फिर आगे बढ़े तो इन स्पोर्ट्स पेज आई डोंट फाइंड एनीथिंग दैट इंपॉर्टेंट, या ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं। संतोष ट्रॉफी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखें तो इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, यू मस्ट नो संतोष ट्रॉफी इज अ वेरी बिग टूर्नामेंट गोइंग ऑन फॉर वेरी इयर्स। 72 वर्जन आज तक इस टूर्नामेंट के, इस पूरे कॉम्पिटिशन के हो चुके हैं। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट होती है, इसमें आज तक 32 टाइम्स वेस्ट बंगाल ने जीत हासिल की है। 32 टाइम्स आउट ऑफ 75, सॉरी 75 आज तक ये इवेंट हो चुकी हैं, और इसमें से 32 दफा वेस्ट बंगाल इज गॉट मतलब केम आउट एज अ विनर। दिस टाइम अराउंड केरला ने वेस्ट बंगाल को हरा दिया है, एंड केरला क्योंकि खुद ही होस्ट था वहां पर ही, मतलब क्योंकि नहीं, एनीवे दे हैव डन ग्रेट, बेसिकली दे वर होस्ट एंड दे वेंट ऑन टू विन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। They have defeated West Bengal, who is winner for 32 occasions. So that is one of the important news. This year's Santosh Trophy winner is Swayam Kerala, and they have defeated mighty West Bengal. है क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, संतोष ट्रॉफी विनर। And herein we close with today's discussion, but still we are left with the quiz वाला पार्ट। हम लोग क्विज वाले पार्ट पर फिर आते हैं। तो herein अब देखें, सॉरी, we start from here. Okay. So हमेशा की तरह there are 5 questions which you need to answer,
राइट? 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको आंसर करने होंगे. These 5 questions are relevant important questions related to GK. We come down to our first question. Our first question says, which of the following country came under international criticism for its zero COVID policy? Zero COVID policy जो है उसके कारण पे किस देश की क्रिटिसिज्म मतलब बदनामी हुई, एक तरीके से उनको उनको क्रिटिसाइज किया गया है. सो दैट is the first question, right? The answer for the question is mighty China. China इसका आंसर है. चाइना क्यों आंसर है? China has defended its strict COVID-19 measures amid growing criticism, wherein 193 million people across 23 cities are in full or partial lockdown. पूरा या कि फिर ना आंशिक लॉकडाउन के अंतर्गत है. कितने लोग? 193 मिलियन पीपल. देयर इज अ जोक व्हिच केम सम टाइम बैक रिलेटेड टू इट, जो कि बोलता है कि भाई इतने दिन तक 2 साल तक दुनिया भर का भ्रमण करने के बाद में कोविड अपना वर्किंग फ्रॉम होम स्वयं घर से काम कर रहा है. मतलब अब जाके चाइना को जकड़ा है, अभी तो पूरी दुनिया में घूम रहे थे. तो कोविड इज वर्किंग फ्रॉम होम नाउ एंड द चाइना इज वेंट ऑन टू पुट सो मेनी मिलियन पीपल इन लॉकडाउन नाउ एंड देयर अराउंड 23 cities आर अंडर लॉकडाउन. स्वयं चाइना में हो रहा है अभी. तो चाइना क्रिटिज्म फेस कर रहा है कि इतना ज्यादा जीरो कोविड के चक्कर में इतने लोगों को उन लोगों ने एक तरीके से बंदी बनाया हुआ है ना, होम अरेस्ट किया हुआ एक तरीके से. Which country will host FIFA Under 17 Women's World Cup this year? इस साल FIFA Under 17 Women's World Cup जो है वो कौन कौन सा देश, which of the following countries going to host it? Obviously, we India is going to host this. So 2022 FIFA Under 17 Women's World Cup will be hosted by India this year for the very first time. भारतीय इतिहास में पहली बार हम लोग ये टूर्नामेंट जो है वो होस्ट करने वाले हैं. तो सेवंथ एडिशन है एंड फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया बिटवीन October 11 and October 30, 2022. Okay. Do the following drug manufacturers develop Paxlovid COVID antiviral pill? Paxlovid COVID antiviral pill इनमें से किस फार्मा कंपनी ने, या बोलना चाहिए कि किस फार्मा जायंट ने ये जो पिल बनाई है? तो दिस हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय स्वयं फाइजर. फाइजर उसका प्रोनाउंसिएशन फाइजर ही होता है बेटा, पी इज साइलेंट हियर, नो. सो PFIZER, फाइजर हैज डेवलप्ड Paxlovid, an oral COVID antiviral pill they have developed and can be taken at home by high risk COVID patient with mild infection. ना हाई रिस्क जो किसी के कांटेक्ट में आए हैं और जिनको थोड़ा इन्फेक्शन लग रहा है, उनको ये जो दवाई है वो दी जा सकती है, प्रिवेंटिंग द नीड फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन. क्लियर? नाउ वी कम डाउन टू आवर क्वेश्चन नंबर 4, which is what is the name of Russia's new nuclear capable intercontinental missile that can strike any target in the world? मतलब any target in the world, कोई भी टारगेट जो है वो कर पाए. तो कौन सी मिसाइल होगी बेटा इसके अंदर? इसका आंसर होता है SARMAT, सरमत. रशिया सक्सेसफुली टेस्टेड सरमत, a nuclear capable intercontinental missile that can reportedly strike any target in the world. मतलब रशिया से वो दुनिया भर में किसी भी टारगेट तक जाने की काबिलियत रखते हैं. तो रशियाज डिफेंस मिनिस्ट्री कॉल सरमत एज मोस्ट पावरफुल मिसाइल विद द लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट्स इन द वर्ल्ड, which will significantly increase combat power for Russia's strategic nuclear forces. Here we come down to the last question of the day and we'll conclude our complete session with this. The last question says DGCI has asked which drug manufacturer to provide additional data on its COVID-19 vaccine for use on children below 12 years. मतलब 12 साल से कम बच्चों के लिए जो COVID-19 वैक्सीन बनाई है उसका डेटा दे आर आस्किंग. DGCI जो है उसका डेटा मांग रहा है. तो किसका डेटा मांगा जा रहा है बेटा? तो आस्किंग फ्रॉम भारत बायोटेक. Okay, so Bharat Biotech has been asked to provide additional data by administrating Covaxin to children aged between 2 to 12 years by subject expert committee of Drug Controller General of India, that is DGCI. Clear? So herein with these 5 questions and with the complete discussion of our newspaper Indian Express, we conclude our today's session. We are going to meet tomorrow again. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye.